everyone, this is the part 2 video of the solutions for BBCCT 107 जून 2023 पेपर। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे बेटा बाकी के सॉल्यूशंस। तो लास्ट वीडियो में हमने ये वाला सोल्यूशन देखा था कि एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम इन फूड इंडस्ट्री या फ्रूट जूस एंड वाइन इंडस्ट्री, ये हमने पूरा डिस्कस करा था। तो अगर हम बात करें, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, तो कौन कौन से एंजाइम्स हमने पढ़े थे बेसिकली यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे सारे टाइप के एंजाइम्स बेटा यूज़ होते हैं, चाहे आप अमाइलेज की बात करो, कार्बोक्सीपेप्टिडेज की बात करो, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं, पेक्टिनेसेस यूज़ होते हैं, सेल्यूलेज यूज़ होते हैं, हेमी सेल्यूलेज यूज़ होता है। तो आपको बस इसको रीड करके एक बार पॉइंट्स बनाने हैं कि पेक्टिनेसेस और हेमी सेल्यूलेजेस का क्या रोल है, अमाइलेजेस और कार्बोक्सीपेप्टिडेजेस का क्या रोल है। सिमिलरली हमने फ्रूट जूस इंडस्ट्री में भी पढ़ा था, फ्रूट जूस इंडस्ट्री में भी हमारे पास कौन कौन से एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, जाइलिन, अराबिन्स, उसके अलावा पेक्टिन एस्टरेजेस, सेल्यूलेजेस, टैनेजेस, ये जो सारे डिफरेंट फ्रूट जूस के लिए डिफरेंट एंजाइम्स के हमने स्पेसिफिसिटी पढ़ी थी कि जैसे एप्पल जूस के लिए मेनली पेक्टिन एंजाइम यूज़ होता है, फिर ऑरेंज जूस के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ होता है, फिर गुआवा जूस के लिए कौन सा एंजाइम। उसी तरह हमने फूड इंडस्ट्री में बात करी थी कि जनरली जो एनिमल फीड बनती है या जो एनिमल प्रोडक्ट्स जो फीड बनती है उसमें मेनली सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं वो प्रोटीजेस यूज़ होते हैं, दैट इज प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन जेल इंट्रैपमेंट इमोबिलाइजेशन मेथड। तो बेसिकली है क्या, ये एंजाइम इमोबिलाइजेशन मेथड होता है, मतलब हम इंट्रैप कर रहे हैं किसको। अगर आप पढ़ोगे ना एंजाइम इमोबिलाइजेशन के बारे में, इमोबिलाइजेशन का मतलब क्या है कि मूव नहीं होने देना, और किसको मूव नहीं होने देना, एंजाइम को। तो बेसिकली हम जेल के अंदर एंजाइम को इंट्रैप कर रहे हैं सो दैट वो मूव ना करे। तो जो जेल होगा उसका इस टाइप से केज टाइप का उसमें स्ट्रक्चर बना दिया जाएगा कि यहाँ पे जो एंजाइम है वो स्टक हो जाए। ये जो साइज होगा वो एंजाइम के साइज के हिसाब से रखा जाएगा। अब इसमें होगा क्या, जब हम सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड कर जाएंगे, सबस्ट्रेट के अंदर चेंजेस आएंगे और सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, और वो प्रोडक्ट जो है वो रिलीज हो जाएगा उस जेल से। ठीक है, तो एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलकर क्या बनाते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और बाद में क्या निकलता है, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। तो यही चीज़ होने वाली है, बस हमने एंजाइम को इंट्रैप कर लिया ताकि एंजाइम जो है वो मूव ना करे। और किसमें इंट्रैप करा है, एक जेल मीडियम में। So gel entrapment, that is enzymes are entrapped within the interstitial spaces across linked water insoluble polymer gels. Water insoluble gels जो होते हैं उनमें हम क्रॉस लिंकिंग करते हैं और उसके इंटरस्टिशियल स्पेसेस में एंजाइम को इंट्रैप करते हैं। अब इसके अंदर जेल कौन सी यूज होती है, दिस मेथड इन्वॉल्व पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर एक्राइलमाइड मॉलिक्यूल्स इन एन एक्वस सोल्यूशन अलोंग विद द सोल्यूबल एंजाइम्स। तो हम यहाँ पे एक्राइलमाइड जो है वो उसको पॉलीमराइज करते हैं। ठीक है, उसको क्रॉस लिंक करते हैं, ऐसे मोनोमर जो होता है वो हमारा एक्राइलमाइड है, एक्राइलमाइड के मॉलिक्यूल्स को आपस में एक दूसरे के साथ लिंक करेंगे। ठीक है, विद द सोल्यूबल एंजाइम, और उसके अंदर हमने एंजाइम डाल दिया, क्रॉस लिंकिंग एजेंट है। अब ये जो एक्राइलमाइड है ये एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंक कर रही है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहा है। क्यों कनेक्ट हो रहा है, ड्यू टू द केमिकल्स विच वी हैव एडेड like N-N-methylene polyacrylamide are used along with the usual initiators such as TEMED, and this TEMED refers to tetra methyl ethylene diamine। ठीक है, ये क्रॉस लिंकिंग एजेंट है। इसके अलावा ये SDS फेज जब हम प्रोटीन के लिए करते हैं उसमें भी यूज होता है। अमोनियम परसल्फेट यूज कर सकते हैं, राइबोफ्लेविन यूज कर सकते हैं। तो ये सारे एजेंट्स हैं जो कि पॉलीमराइज कर रहे हैं, क्रॉस लिंकिंग एजेंट्स है। द जेल ब्लॉक इज डिस्पर्स्ड इनटू पार्टिकल्स ऑफ डिजायर्ड शेप। जो जेल ब्लॉक होता है उसको हम किसी भी शेप, किसी भी मोल्ड के अंदर डाल के डिजायर्ड शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ एंजाइम इन सरप्लस ऑफ 1 ग्राम ऑफ एंजाइम पर ग्राम ऑफ जेल में बी ट्रैप्ड। और हम ये इस तरीके से इनकेस करते हैं कि एक जेल के अंदर तो बेसिकली 1 ग्राम ऑफ एंजाइम आना चाहिए, 1 ग्राम जेल के अंदर 1 ग्राम एंजाइम भी आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट इंट्रैप्ड एंजाइम्स बताए हुए हैं और जेल बताए हुए हैं। तो जब हम पॉलीएक्राइलमाइड जेल यूज करते हैं तो उसके अंदर हम कौन से एंजाइम्स को इंट्रैप कर सकते हैं, दैट इज एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज, काइमोट्रिप्सिन, एस्पराजिनेज, ग्लूकोज डीहाइड्रोजनेज, इनको कर सकते हैं। अगर हम जेल ले रहे हैं इथाइलिन ग्लाइकोल तो हम ग्लूकोज आइसोमरेज को कर सकते हैं, फ्रक्टो फुरानोसिडेज को कर सकते हैं। तो बेसिकली जेल इंट्रैपमेंट क्या है कि एंजाइम्स को हम इंट्रैप कर रहे हैं जेल के अंदर, पॉलीमर्स के अंदर, ताकि एंजाइम मूव ना करे, सबस्ट्रेट आए बाइंड करे और फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। सो दिस इज अगेन वन मोर डेफिनेशन इन जेल entrapment method. The enzyme molecule can be entrapped in the interstitial spaces of gel lattice. It is done by polymerization of material containing enzyme solution. तो जो हमने अक्राइलमाइड लिया था, ठीक है, उसके साथ हमने क्या लिया, उसके साथ हमने ले लिया क्रॉस लिंकिंग एजेंट्स, जैसे कि TEMED। ठीक है, और हमने साथ में ऐड कर दिया एंजाइम। ये जो क्रॉस लिंकिंग एजेंट है वो मोनोमर्स को आपस में जोड़ के एक केज लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करेंगे, और ये जो एंजाइम है वो इसके बीच में ट्रैप रहेंगे। ठीक है, जनरली पॉलीएक्राइलमाइड जेल इज यूज्ड व्हिच कंप्राइजेस एक्राइलमाइड एज मोनोमर एंड N-N-methylene bis acrylamide as क्रॉस लिंकिंग एजेंट।
सो द नेक्स्ट वन इज, अगर आप नेक्स्ट पार्ट पे जाओ तो हमारा नेक्स्ट पार्ट था चिलेशन मेथड ऑफ इमोबिलाइजेशन। तो हम बात कर रहे हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन की, मतलब कि एंजाइम को मूव नहीं करके देना। चिलेशन में क्या होता है, हम किसी एक मेटल या नॉन मेटल या किसी एक आयनिक कंपोनेंट के साथ उस एंजाइम को बाइंड कर देते हैं, उस एंजाइम को अटैच कर देते हैं सो दैट वो एंजाइम जो है वो मूव ना कर सके। ठीक है, चिलेशन और मेटल बाइंडिंग इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम कैन बी कैरिड आउट बाय ट्रांजिशन मेटल्स। ये जनरली बेटा हमें किसमें कौन से मेटल यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, हम जनरली यूज़ करेंगे ट्रांजिशन मेटल, जैसे कि टिटेनियम, जिरकोनियम, इन सबको। दे आर यूज टू एक्टिवेट द सर्फेस ऑफ इनर्ट सॉलिड मैट्रिक्स फॉर डायरेक्ट कपलिंग विद द एंजाइम थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ चिलेट्स। तो बेसिकली जो भी सॉलिड मैट्रिक्स जिससे हमने एंजाइम को अटैच करना है, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है जिसमें हमने एंजाइम को अगर अटैच करना है तो वहाँ पे पहले हमें इन मेटल्स को यूज़ करना पड़ेगा। ये मेटल जो है उस मैट्रिक और उस एंजाइम को लिंक करने के लिए जो ये मेटल्स हैं वो एक रोल प्ले करेंगे। ठीक है, सेवरल इनर्ट सपोर्ट्स यूज्ड इन द प्रोसेस आर ग्लास, काइटिन, एल्जिनिक एसिड एंड जिलेटिन। तो ये जो सबस्ट्रेट है, जो नीचे हमारे पास हार्ड मैट्रिक्स गिवन है जिसके ऊपर हम एंजाइम को बाइंड कर रहे हैं, ये एंजाइम कुछ भी हो सकता है। ये एंजाइम कोई ग्लास हो सकता है, मान लो जैसे जो एलाइजा के वेल्स आते हैं, ठीक है, वो ग्लास वेल्स होते हैं। अगर हमने उसके ऊपर एंजाइम को अटैच करना है तो अटैच करने के लिए हम, क्योंकि अगर आपने एलाइजा पढ़ा हो तो एलाइजा में क्या होता है, ये एंजाइम कोटेड वेल्स होते हैं ना। तो अगर हमने यहाँ पे एंजाइम या एंटीजन कोटेड वेल्स होते हैं, अगर मैंने यहाँ पे एंजाइम कोट करना है तो एंजाइम को इस ग्लास की सरफेस से अटैच करने के लिए मैं चिलेटिंग एजेंट्स या जो मेटल्स है वो यूज़ कर सकती हूँ। ट्रांजिशन मेटल इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ एंजाइम मोबिलाइजेशन इंक्लूड टिटेनियम, जिरकोनियम दैट फॉर्म पॉलीमेरिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि अगर हम कौन सा सपोर्ट लेते हैं, कौन सा मैट्रिक्स लेते हैं, तो उसमें कौन सा एंजाइम इमोबिलाइज हो सकता है, कौन सा एंजाइम अटैच हो सकता है। अगर हम एलुमिना ले रहे हैं तो यहाँ पे ग्लूकोमाइलेज अटैच हो सकता है। मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड ले रहे हैं तो अल्फा माइलेज को अटैच कर सकते हैं। सिलिका जेल में ट्रिप्सिन को बाइंड कर सकते हैं। टिटेनियम ऑक्साइड में डेक्स्ट्रानेज कर सकते हैं। अगर हम ट्रांजिशन मेटल लेते हैं तो हमारे पास वाइड वेराइटी है, पेपेन, पेरोक्सिडेज, ट्रिप्सिन, ग्लाइकोमाइलेज, काइमोट्रिप्सिन, इन सबको हम अटैच कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम DEAE सेल्यूलोज लेते हैं विच इज एन ऑर्गेनिक सपोर्ट, तो हम पेक्टिन को अटैच कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट चिलेशन ऑफ एंजाइम बाय यूजिंग चिलेटिंग एजेंट्स। नेक्स्ट, व्हाट आर आइसोएंजाइम, गिव एग्जांपल एंड एक्सप्लेन देयर रोल। आइसोएंजाइम्स का मतलब क्या, मल्टीपल फॉर्म ऑफ द सेम एंजाइम। अगर एक ही एंजाइम, वन एंजाइम व्हेन अकर्स इन मेनी फॉर्म्स, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोएंजाइम। इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है LDH, दैट इज लैक्टोज डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, या फिर एक एंजाइम है क्रिएटिन काइनेज, CPK, तो उसके भी अभी हम फॉर्म्स पढ़ेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइसोएंजाइम ऑफ अ गिवन एंजाइम शो डिफरेंट मेटाबॉलिक पैटर्न एंड डिफरेंट ऑर्गन। तो जब ये वन एंजाइम जो है वो बहुत सारी फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, अब इसमें से कोई एक फॉर्म है, मान लो वो हमें मिल रही है ब्रेन में, कोई एक फॉर्म है जो हमें मिल रही है मसल में, अनदर फॉर्म इज फाउंड इन हार्ट, तो दैट मीन्स डिफरेंट फॉर्म्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट फॉर्म्स हैव डिफरेंट फंक्शंस व्हिच आर बीइंग परफॉर्म्ड इन डिफरेंट ऑर्गन्स। दे may have variable metabolic and regulatory roles. Example, lactate dehydrogenase was one of the first enzyme to be identified as an isoenzyme. The pharmacological role of isoenzyme is extremely useful in diagnostic procedures. जब भी हमें किसी बहुत सारी चीज़ों को डायग्नोस करने के लिए ये जो एंजाइम्स हैं इनका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करा जाता है, इनका जो क्वांटिटी है वो मेजर करा जाता है। किसी एक एंजाइम की अगर क्वांटिटी बढ़ रही है तो उससे हमें इंडिकेशन मिलता है कि उस ऑर्गन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। Activity of LDH, that means lactate dehydrogenase isoenzyme, emerges to be more definite and long-lasting indication of the tissue damage. जैसे कि LDH की जो एक्टिविटी है उसकी जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है वो हमें टिश्यू डैमेज के एक्सटेंट के बारे में बताती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे आइसोएंजाइम्स की, तो आइसोएंजाइम में क्या हो गया, मल्टीपल फॉर्म ऑफ एन एंजाइम विच डिफर इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कैटलाइज द सेम रिएक्शन, लेकिन ये सेम केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। दे आर प्रोड्यूस बाय सिंगल जीन, एक ही जीन की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन कुछ जो है वो एक से ज़्यादा जीन की वजह से भी होते हैं। आइसोएंजाइम कैन बी सेपरेटेड बाय हीट इनएक्टिवेशन, केमिकल इनहिबिशन या इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर हम आइसोएंजाइम के बेसिक फीचर्स की बात करें, दे कैटलाइज द सेम रिएक्शन, एक ही टाइप के रिएक्शन को कैटलाइज कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये डिफरेंट है, तो डिफरेंट क्यों है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट अमीनो एसिड सीक्वेंस। दे आर सेपरेबल ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज, टिश्यू स्पेसिफिक। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज के अभी हम देखेंगे 5 फॉर्म्स होते हैं, या क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज के 3 फॉर्म्स होते हैं, और हर फॉर्म जो है वो किसी ऑर्गन के लिए स्पेसिफिक है। डिफरेंट आइसोएंजाइम मे अराइज फ्रॉम डिफरेंट टिश्यूज एंड देयर स्पेसिफिक डिटेक्शन में गिव क्लूज टू द साइट ऑफ पैथोलॉजी। एज आई टोल्ड यू कि जब हम इनका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो अगर जो सा आइसोएंजाइम बढ़ा हुआ होता है या कम होता है उससे एक इंडिकेशन मिलता है कि कौन सा ऑर्गन जो है वो अफेक्टेड है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स हैं, जैसे क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज, ट्रोपोनिन, LDH, ALP, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, एल्डोलेज अमाइलेज, लेकिन हमारे लिए जो चीफ इंपॉर्टेंट है वो है CPK, दैट इज क्रिएटिन फॉस्फेट, एंड नेक्स्ट वन इज लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। तो अगर CPK की बात करें, दे आर प्री फॉर्म व्हेन द टोटल CPK इज एलिवेटेड। ये हम CPK आइसोएंजाइम को तब देखते हैं जब हम देखते हैं कि टोटल CPK बढ़ा हुआ होता है। अगर क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज बढ़ा हुआ होता है तो उसके बाद फिर चेक करा जाता है कि कौन सी वाली फॉर्म जो है वो एलिवेटेड है। आइसोएंजाइम टेस्टिंग कैन हेल्प डिफरेंशिएट द सोर्स ऑफ द डैमेज टिश्यू। CPK इज एन एंजाइम, ये बेसिकली हमें 3 ऑर्गन के साथ एसोसिएटेड मिलता है, हार्ट के साथ, ब्रेन के साथ, मसल्स के साथ, सॉरी, हार्ट, ब्रेन एंड मसल्स। इट इज कंपोज ऑफ 3 आइसोएंजाइम। इट इज अ डाइमर, डाइमर मतलब ये 2 यूनिट से बना हुआ है। एक को हम बोलते हैं B जो कि रेफर करता है ब्रेन को, और दूसरे को हम बोलते हैं मसल्स, M को।
क्रिएटिन काइनेस इज अ डाइमर मेड अप ऑफ 2 मोनोमर्स. स्केलेटल मसल्स कंटेन M सब यूनिट और ब्रेन में होता है B सब यूनिट. तो 3 डिफरेंट यहाँ पे आइसोएंजाइम प्रेजेंट है जो कि है CPK-BB, CPK-MB, CPK-MM. CPK-BB जो है वो एसोसिएटेड किससे बेटा, ब्रेन और लंग्स से. जो CPK-MB है वो किससे एसोसिएटेड है, हार्ट से. और MM किससे एसोसिएटेड है, मसल से. तो इनमें से जोन सा एंजाइम बढ़ा हुआ होगा, दैट मीन्स वो ऑर्गन जो है वो अफेक्टेड है. बिकॉज द CPK1 इन आइसोएंजाइम इज प्रीडोमिनेटली फाउंड इन द ब्रेन एंड लंग्स, इंजरी टू ईदर ऑफ दीज ऑर्गन्स, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रोक हो गया या पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, आर एसोसिएटेड विद एलिवेटेड लेवल्स ऑफ दिस आइसोएंजाइम. तो अगर किसी को ब्रेन में कोई इशू हो रहा है, किसी के मसल्स में या हार्ट में प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से CPK जो है वो इंक्रीज जाएगा. CPK जनरली अगर आप लोग कार्डियक प्रोफाइल करवाते हैं तो उसके अंदर CPK का जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है वो करते हैं. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट CPK. अब नेक्स्ट देखते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजन. सो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस इट इज एलिवेटेड इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन. मायोकार्डियल इन्फेक्शन में और ब्लड डिसऑर्डर्स में बड़ा होता है. इट इज अ टेट्रामेरिक प्रोटीन, मतलब कि 4 यूनिट से बना हुआ है. ठीक है, मेड अप ऑफ 2 टाइप, जो कि H यूनिट भी हो सकते हैं, M यूनिट भी हो सकते हैं. और इसके कॉम्पोजिशन के बेसिस पे हमारे पास 5 डिफरेंट आइसोएंजाइम्स है. ठीक है, 4 यूनिट से बना हुआ हो सकता है, 2 H हो, 2 M हो सकता है 1 H हो, 3 M हो. सो डिपेंडिंग अपॉन दैट वी हैव 5 सच टाइप्स. So here are those 5 types. LDH has 5 isoenzyme H4. अगर चारों यूनिट H की है तो वो मेनली हार्ट में मिलेगा हमें. H3M1 ये हमें मिलेगा रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में. H2M2 दिस इज एसोसिएटेड विद लंग्स. देन H1M3 ये किडनी, प्लेसेंटा, पैनक्रियाज, इन सबसे रिलेटेड है. M4 मतलब पांचों यूनिट जो है वो M के हैं, सॉरी चारों यूनिट्स M के हैं. इट इज एसोसिएटेड विद लिवर एंड आर मसल्स. सो नॉर्मली लेवल ऑफ LDH2 आर हायर देन दोज ऑफ द अदर आइसोएंजाइम. नॉर्मली LDH2 जो होता है वो सब में से हाई होता है, लेकिन अगर LDH1 इंक्रीज हो रहा है या मान लो LDH3 इंक्रीज हो रहा है, 5 इंक्रीज हो रहा है, तो ये ऑर्गन स्पेसिफिक डैमेज या ऑर्गन स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम्स है उनसे एसोसिएटेड होता है. ठीक है, सो हेयर इज अगेन द कॉम्पोजिशन कि LDH1 कहाँ पे प्रेजेंट है, किस में एलिवेटेड होता है, LDH5 कहाँ पे प्रेजेंट है, वो किस केसेस में एलिवेटेड होता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द एसिड बेस मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस. जब एंजाइम कैटालिसिस होता है तो उसमें एसिड बेस वाला मैकेनिज्म क्या होता है, मैं वो डिस्कस करना है. द आयनाइजेबल फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमीनो असाइल साइड चेन एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप कंट्रीब्यूट टू द कैटालिसिस बाय एसिड बेस बाय एक्टिंग एसिड और बेसिस. तो बेसिकली जो फंक्शनल ग्रुप है, जो एंजाइम का फंक्शनल ग्रुप है, उसकी अमीनो असाइल साइड चेन का और जो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो उसके साथ अटैच है, ये दोनों चीज़ें डिसाइड करती हैं कि जब कैटालिसिस होगा तो वो जो एंजाइम है वो एसिड की तरह बिहेव करने वाला है या बेस की तरह. द चार्ज इंटरमीडिएट्स आर स्टेबलाइज बाय transfer of proton to or from substrate to intermediate to form a species that readily break down into product. जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं बेटा, वो इंटरमीडिएट जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, इसलिए तो वो प्रोटोन या तो गेन कर रहे हैं या लूज कर रहे हैं और फाइनली वो क्या बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट बना रहे हैं. तो जो चार्ज इंटरमीडिएट्स बनेंगे वो बाद में स्टेबलाइज होंगे कैसे, बाय ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स. वो प्रोटॉन्स को ट्रांसफर करेंगे, या तो सबस्ट्रेट से प्रोटॉन गेन करेंगे या फिर प्रोटॉन लूज कर देंगे और सबस्ट्रेट को दे देंगे, और वो क्या बन जाएंगे, स्पेसिफिक प्रोडक्ट बन जाएंगे. लेकिन अगर ये नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है तो ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन कैन नीदर इन्वॉल्व द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ओनली वाटर और अदर वीक प्रोटोन डोनर्स. तो वहाँ पे जो प्रोटोन का ट्रांसफर हो रहा है वो या तो वाटर की वजह से हो रहा है या और कोई वीक डोनर्स है जो प्रोटोन को डोनेट करते हैं. एसिड कैटालिसिस द रिएक्शन बाय डोनेटिंग द प्रोटोन एंड बेसिस डू द सेम बाय एक्सेप्टिंग द प्रोटोन. अगर एसिड कैटालिसिस से हो रहा है रिएक्शन तो मतलब कि एसिड में क्या हो रहा है कि वो प्रोटोन को डोनेट कर रहे हैं, और अगर बेसिस है तो बेसिस क्या कर रहे हैं, प्रोटोन को एक्सेप्ट कर रहे हैं. तो इस बेसिस पे हम एसिड बेसिस कैटालिसिस को दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं. एक है स्पेसिफिक एसिड बेस कैटालिसिस और दूसरा है जनरल एसिड बेस कैटालिसिस. अगर हम स्पेसिफिक की बात करें तो यहाँ पे जो प्रोटोन है वो हमारे पास बेसिकली या तो सिर्फ प्रोटोन डोनेट हो रहा है या फिर हाइड्रोक्साइड आयन. Catalysis by acid or base in solution is said to be specific only when catalysis is carried out due to ions formed from the solvent. Solvent ज़्यादातर water होता है, तो उसमें जो ions बन रहे हैं उसकी वजह से अगर catalyst हो रहा है तो that is specific catalysis. The rate of reaction is susceptible to the changes in the concentration of hydrogen or hydronium ions, but it is independent of all the concentration of other acid in the solution or at the active site. ये जो reaction की speed है ये इस पर डिपेंड नहीं करती कि acid की concentration कितनी है solution के अंदर या फिर active site पे कितना acid present है. ये डिपेंड करती है कि हाइड्रोजन आयन में या हाइड्रोनियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है, मतलब कि कितने प्रोटॉन लूज या गेन हो रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि रिएक्शन का रेट क्या होने वाला है. लेकिन अगर हम बात करते हैं जनरल एसिड बेस कैटालिसिस की, तो इन जनरल एसिड बेस कैटालिसिस द रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस विद ऑल एसिड्स और बेसिस प्रेजेंट इन द सोल्यूशन. जनरल एसिड बेस कैटालिसिस में जितने भी एसिड या बेस सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है वो सब ओवरऑल इंपैक्ट देते हैं, मैटर करते हैं. इन दिस टाइप ऑफ कैटालिसिस बेटा प्रोटोन ट्रांसफर इज मीडिएटेड बाय द क्लास ऑफ मॉलिक्यूल्स. यहाँ पे जो प्रोटोन ट्रांसफर हो रहा है वो कुछ मॉलिक्यूल्स की हेल्प से हो रहा है. The general acid catalytic process involves lowering of free energy of the reaction causing transition state by transfer of protons from an acid. तो यहाँ पे एसिड की हेल्प से जो प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहे हैं ना वो हेल्प कर रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने में. रिएक्शन इन्वॉल्विंग कीटो इनॉल टोटमराइजेशन इन द एब्सेंस ऑफ कैटालिसिस इज वेरी स्लो. अगर आप यहाँ पे देखो कीटो फॉर्म को हमें चेंज करना है किस फॉर्म में, इनॉल फॉर्म में. यहाँ पे ये हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, बीच में इंटरमीडिएट बनेगा. बट अगर ये रिएक्शन इन द एब्सेंस ऑफ एसिड एंड एंजाइम होता है तो ये रिएक्शन जो है वो काफ़ी स्लो है.
ठीक है. इन द एब्सेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट इज वेरी स्लो ड्यू टू हाई फ्री एनर्जी ऑफ इट्स कार्बन आयन लाइक इट्स ट्रांजिशन स्टेट. ठीक है, यहाँ पे जो कार्बन आयन बन रहा है उसकी हाई एनर्जी की वजह से रिएक्शन इजीली और जल्दी प्रोसीड नहीं होता. लेकिन अगर हम यही रिएक्शन को देखें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन टू द ऑक्सीजन एटम इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन. जो प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है ऑक्सीजन एटम पे, ठीक है, उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन जो करेक्टर है वो डिक्रीज हो जाता है. तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है वो जल्दी कंबाइन कर लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, कार्बन आयन इफेक्ट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ये जल्दी बाइंड करेंगे और प्रोडक्ट बन जाएगा. तो यहाँ पे जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो कंपैरेटिवली लो हो जाएगी इस रिएक्शन के लिए, और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. सिमिलरली अगर हम एसिड ना यूज़ करें, हम बेस यूज़ करें, तो बेस के यूज़ करने के साथ भी बेटा यही होगा. तो अगर आप यहाँ पे रिएक्शन देखो, हमने क्या करा, एक बेस ले लिया साथ में, तो जब ये ब्रेक डाउन होंगे तो फिर उसके बाद इजीली ट्रांसफर होगा और अगेन हमें टोटोमराइजेशन देखने के लिए मिल जाएगी. वीक ऑर्गेनिक एसिड्स कैन सप्लीमेंट वाटर एज प्रोटोन डोनर्स, और वीक ऑर्गेनिक बेसिस कैन सर्व एज प्रोटोन एक्सेप्टर्स. तो जो वीक ऑर्गेनिक एसिड है वो प्रोटॉन डोनर्स होते हैं, और जो बेसिस है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होते हैं. एट एंजाइम एक्टिव साइड चेन्स ऑफ अ नंबर ऑफ अमीनो एसिड कैन एक्ट एज प्रोटॉन डोनर्स. तो बहुत सारे अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनकी जो साइड चेन है वो चार्ज होती हैं, या साइड चेन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, एंड दे कैन इजीली डोनेट द प्रोटॉन, और दे कैन इजीली रिसीव द प्रोटॉन. तो बहुत सारी साइड चेन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं एज दे आर एक्टिंग एज अ प्रोटॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर प्रोटॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप. जैसे कि साइड चेन ऑफ अमीनो एसिड लाइक aspartate, glutamate, histidine, cysteine, etc., whose pK values lies near the physiological pH ranges, help them to act as acid-base catalyst. These group are positioned very precisely in enzyme active site so as to allow proton transfer. तो जब ये अमीनो एसिड एंजाइम की एक्टिव साइट में प्रेजेंट होते हैं तो इनकी पोजीशन इस तरीके से अरेंज होती है, इनकी अरेंजमेंट ऐसी होती है ताकि प्रोटॉन ट्रांसफर जो है वो बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से हो, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन 10^2 to 10^5 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है. सो द साइड चेन ऑफ एक्टिव साइट अमीनो एसिड रेसिड्यूज कैन ईदर डोनेट or receive hydrogen ion or from substrate molecule respectively during catalytic reaction. So the next question is, and the last one, enlist different mechanism of enzyme regulation and distinguish between cooperative and cumulative feedback inhibition. अगर हम enzyme regulation की बात करें तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को, मतलब एंजाइम ज़्यादा काम ना करे, कम काम करे, अगर वो प्रोडक्ट ऑलरेडी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो उस रिएक्शन को स्लो करने की जरूरत है, बिकॉज अभी उतने प्रोडक्ट जरूरी नहीं है. या फिर अगर प्रोडक्ट कम है, अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम है और सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, देन देयर इज अ नीड टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन सो दैट ये सबस्ट्रेट जो है वो जल्दी जल्दी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो. तो बहुत सारी चीज़ें जो इस मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम को, एंजाइम के काम करने के तरीके को रेगुलेट करती है. क्वांटिटी, कितना एंजाइम प्रेजेंट है, अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट, कितना सबस्ट्रेट, कौन सा सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, कितना सबस्ट्रेट प्रेजेंट है. इनिबिशन, एंजाइम के काम को इनिबिट करना. अब इनिबिट कैसे करेंगे, या तो कोई ऐसे मॉलिक्यूल, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स हैं जो एंजाइम के साथ आके बाइंड कर जाएंगे सो दैट सबस्ट्रेट वहाँ पे बाइंड ना कर सके. अब ये जो इनिबिशन होता है बेटा, इट कैन बी रिवर्सिबल, इट कैन बी इरिवर्सिबल. अगर ये जो यहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड हुआ है और ये परमानेंटली बाइंड हो गया कि अब ये सबस्ट्रेट को यहाँ पे बाइंड नहीं करने देगा, या फिर बाइंड होने की वजह से एंजाइम के अंदर कुछ कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आ गए कि अब जो उसकी एक्टिव साइट थी जहाँ पे सबस्ट्रेट ने बाइंड होना था वो डिस्टॉर्ट हो गई है, तो उस टाइप का जो हो जाएगा उसे बोलेंगे इरिवर्सिबल इनिबिशन, कि अब वो एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो गया या वो बाइंड नहीं कर सकता, तो वो परमानेंटली नहीं कर सकता. और एक होता है रिवर्सिबल इनिबिशन, अगर इनिबिटर मॉलिक्यूल हट गया और उसके बाद एंजाइम वापस नॉर्मल और सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर सकता है, दैट इज रिवर्सिबल इनिबिशन. नेक्स्ट, फीडबैक रेगुलेशन, मतलब कि जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो डिटरमाइन करेगी रेट ऑफ रिएक्शन को इन टू सम एक्सटेंट, कि अगर प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो वो जो रिएक्शन है वो धीरे धीरे करके इनिबिट होना लग जाएगा. नेक्स्ट, कंट्रोल बाय लिगेंड इंड्यूस कॉन्फर्मेशनल चेंजेस. अगर कोई लिगेंड मॉलिक्यूल एंजाइम के साथ बाइंड करा और मॉलिक्यूल के बाइंड करने की वजह से एंजाइम की जो एक्टिव साइट थी उसमें कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आ गए, दैट ऑल्सो विल नॉट अलाउ द सबस्ट्रेट टू बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम. सिमिलरली, कंट्रोल बाय चेंजेस इन द कोवेलेंट स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम. अगर एंजाइम के कोवेलेंट स्ट्रक्चर को हम चेंज करते हैं, उसके कोवेलेंट बॉन्डिंग चेंज करेंगे, तो भी वो अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा. तो अगर हम बात करें कोऑपरेटिव फीडबैक इनिबिशन की, इन दिस टाइप ऑफ इनिबिशन इंडिविजुअल एंड प्रोडक्ट्स आर वीकली इनिबिटरी और रिजल्ट इन पार्शियल इनिबिशन. हाउएवर व्हेन द टू वीकली इनिबिटर्स आर टुगेदर द इनिबिटरी इफेक्ट ऑफ ईच ऑफ देम बिकम्स एडिटिव. वो कह रहे हैं कि अगर एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल, अगर मान लो यहाँ पे एक इनिबिटरी मॉलिक्यूल है, दूसरा इनिबिटरी मॉलिक्यूल है, ये दोनों किसी एक स्पेसिफिक रिएक्शन को इनिबिट कर रहे हैं, तो इनका जो इंडिविजुअल इफेक्ट है वो कम होगा. लेकिन अगर ये दोनों इनिबिटरी मॉलिक्यूल साथ में बाइंड होते हैं तो ये जो इनिबिटरी इफेक्ट है वो एड ऑन हो जाएगा. सो प्रेजेंस ऑफ टू और मोर एंड प्रोडक्ट रिजल्ट इन कोऑपरेटिव इनिबिशन. तो अगर कोई भी रिएक्शन जिसमें दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ये दोनों जो है वो फीडबैक रेगुलेशन की वजह से इनिबिट कर सकते हैं, और अगर ये दोनों इनिबिट करेंगे तो जो इनिबिशन का रेट होगा वो ज़्यादा होगा. सो द प्रेजेंस ऑफ टू और मोर एंड प्रोडक्ट रिजल्ट इन कोऑपरेटिव इनिबिशन इन सच अ वे दैट टोटल इनिबिशन इज ग्रेटर देन द सिंपल सम ऑफ इंडिविजुअल इफेक्ट. अगर मान लो ये रिएक्शन को 10% स्लो डाउन कर रहा था, ये वाला इनिबिशन रिएक्शन को 20% स्लो डाउन कर रहा था. अब जब ये अगर मैं ये दोनों मॉलिक्यूल यूज़ करती हूँ तो ऐसा नहीं है कि रिएक्शन सिर्फ 30% रिड्यूस होगा, नहीं, रिएक्शन का रेट जो है वो 40 to 60% तक रिड्यूस हो सकता है. सो इट इज़ नॉट एन अ सिंपल एडिटिव मैकेनिज्म. For
फॉर एग्जाम्पल अमीडोफॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज कैटलाइजेज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्यूरिन सिंथेसिस के फर्स्ट स्टेप में ये एंजाइम प्रेजेंट होता है. इट इज इनिबिटेड बाय न्यूक्लियोटाइड एंड प्रोडक्ट्स. लेट अस अज्यूम दैट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जीएमपी रिजल्ट्स इन 10% इनिबिशन ऑफ द एंजाइम. अगर जीएमपी पहले से प्रेजेंट है तो मान लो ये 10% इनिबिट हुआ. उसी तरह एएमपी के प्रेजेंस होने की वजह से भी ये 10% इनिबिट हुआ. लेकिन अगर ये दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हैं, दोनों ही एएमपी और जीएमपी भी, तब वहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सिंपली 20% नहीं होगी या 19% नहीं होगी. द एंजाइम एक्टिविटी रिड्यूसेस बाय 50%. ठीक है जी. नेक्स्ट है cumulative feedback inhibition. In this type of inhibition, individual end product is able to inhibit the enzyme by a given amount irrespective of the presence or absence of the end product. अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, जो हमारा एंड प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, वो एंजाइम को, वो उस रिएक्शन को इनहिबिट करेगा. और नो मैटर, तो एक प्रोडक्ट जितना इनहिबिट कर रहा है वो उतना करेगा, नो मैटर वहाँ पे दूसरा या तीसरा कोई प्रोडक्ट प्रेजेंट है या नहीं है. इनहिबिशन ऑफ की एंजाइम बाय ईच प्रोडक्ट इज सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट. तो जो अगर मान लो दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो दोनों का जो इनहिबिशन है वो अलग अलग है. दोनों का जो इनहिबिशन है वो कम्युलेटिव मतलब कोऑपरेटिव नहीं हो सकता. दोनों साथ में मिलकर रिएक्शन को इनहिबिट नहीं कर सकते. दोनों का रिएक्शन मैकेनिज्म, दोनों का वे ऑफ वर्किंग या मे बी दोनों की जो इनहिबिटिंग साइड है एंजाइम के ऊपर वो अलग अलग है. एग्जाम्पल, ग्लूटामीन इज सिंथेसाइज्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम ग्लूटामेज सिंथेटेज. ग्लूटामीन इज प्रिकर्सर ऑफ एंड products, that is tryptophan, AMP, GMP, glucosamine 6-phosphorhistidine, carbamyl phosphatase, glycine या alanine. ग्लूटामीन जो है वो ये सारे मॉलिक्यूल्स बनाने में हेल्प करते हैं. और ग्लूटामीन को बनाने में कौन सा एंजाइम यूजफुल है? ग्लूटामीन सिंथेटेज. इन इकोलाई ग्लूटामीन सिंथेटेज इज पार्शियली इनिबिटेड बाय सैचुरेटिंग concentration of each end product. The concentration of end products inhibit independently. तो अगर वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स है, जब प्रोडक्ट्स बनने लग जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बनने लगे, मान लो एएमपी बन गया, जीएमपी बन गया, या सीएमपी बन गया, या सीटीपी बन गया, तो वो जो है वो इस सिंथेसिस को, इस रिएक्शन को इनहिबिट करने लग जाएंगे. अब मान लो कि अगर जो ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफैन पहले से प्रेजेंट है तो वो रिएक्शन को 16% इनहिबिट करेगा. अगर सीटीपी पहले से प्रेजेंट है तो वो रिएक्शन को 14% इनहिबिट करेगा. कार्बोमाइल फॉस्फेट प्रेजेंट है तो वो रिएक्शन को 13% इनहिबिट करेगा. एएमपी प्रेजेंट है तो वो रिएक्शन को 41% इनहिबिट करेगा. इफ ऑल फोर आर प्रेजेंट, अगर ये चारों एंड प्रोडक्ट जो है वो पहले से प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट टुगेदर, देन द इनहिबिशन इज कैलकुलेटेड as tryptophan inhibits 16%, so its activity remain 84%. CTP जो है वो 14% इनहिबिट करता है, तो जितना 84% बचा था ये उसका 14% इनहिबिट करेगा. ठीक है, और फिर हमारे पास बच गई एक्टिविटी 72.2%. अब उसमें कार्बोमाइल फॉस्फेट जो है वो 13% इनहिबिट करता है, तो जितना एंजाइम अभी काम कर रहा है हम उसका 13% कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, बाकी का हमारे पास बच जाएगा 62.8%. और अब जो लास्ट एएमपी है वो 41% एंजाइम को इनहिबिट करता है, तो 62.8 में से ये 41% से एंजाइम एक्टिविटी को रिड्यूस कर देगा, तो रिमेनिंग हमारे पास हो जाएगी 37% ऑफ द ओरिजिनल एक्टिविटी. फाइन. अब अगर आप इन वैल्यूज़ को इंडिविजुअल टोटल करके देखो तो ये एड अप करके बनते हैं 84%. मतलब कि अगर हम ऐसे, अगर ये सिंपल एडिटिव होता तो क्या होता कि 84% एंजाइम एक्टिविटी जो है वो इनहिबिट हो जाती, एंजाइम सिर्फ 16% काम करता. ठीक है, बट ऐसा नहीं है. यहाँ पे ये जो रिएक्शन है, ये जो इनहिबिशन है वो नॉर्मली एडिटिव नहीं है. तो लास्ट में हमारे पास 37% जो ओरिजिनल एक्टिविटी है वो अभी भी काम कर रही है. सो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल द 8 एंड प्रोडक्ट्स द एंजाइम एक्टिविटी इज कंप्लीटली टर्न्ड ऑफ. अब मान लो अगर ये 8 चीज़ें बनाता है ग्लूटामीन, तो अगर ये आठों के आठों प्रेजेंट है तो वो रिएक्शन जो है वो नियरली पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा. So with this, we are done with the solutions of the paper. Thank you for watching. Keep subscribing, liking, sharing the videos, and more importantly, study well and all the best for your exam. Thank you.